This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रशुद्ध षष्ठी दिनांक षष्ठी आहे काय हो षष्ठी दिनांक 7 एप्रिल 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दशतमृतघटं चारुदौर्विष्टतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽपि श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। फलमातरं रसं शुद्धं वरनागसमन्वितं निक्षिप्य पातनायन्त्रे त्रिंशद्वाराणि पातयेत् समाहरेद् रसं सम्यक् पातनायन्त्रके मृतं मृते रसे क्षिपेत् तुल्यं भूपालावर्तभस्मकम् निरुद्धं वपुभस्मापि निक्षिपेत् अष्टमांशतः ततो निम्बदलद्रावैर्त्रिंशद्वारं हि भावयेत् ततः संशोष्य संचूर्ण्य क्षिपेद्वरकरण्डके सञ्जीवनोऽयं खलु वल्लमानो निशाकुली चूर्णयुतस्ततक्रः निहन्ति सर्वानपि नेहरोगान् नृणां नितान्तं कुरुते क्षुधांच। तो ये संजीवन रस नाम का है। परमात्म रसम शुद्धम वरनाग समन्वितम, तो एक पल शुद्ध रस शुद्ध पारद है और उत्तम नाग एक पल। ये नाग भस्म प्रमेय में बार बार आता है, नागस्तु नाग तुल्यम बलम ददाति, ये एक नाग भस्म की फलश्रुति है। और नाग का मतलब हत्ती ये भी होता है, तो ये हाथी जैसा बल प्रदान करता है, ऐसा सभी जगह पे निर्देश है। तो उस हिसाब से नागभस्म को प्रचलन में लाना काफी महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ बात यह है कि नागभस्म अगर अच्छी नहीं बनती है तो उसके जैसा टॉक्सिक कुछ नहीं। और जो भी विदेशों में पॉइजनिंग के केसेस हुए हैं आयुर्वेद के ड्रग्स के जरिए, वो सभी नाग से जुड़े इस प्रकार से है। तो नाग शुद्ध तरीके से बने इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, और फिर उसी का प्रचलन हो तो सभी के लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा। निक्षिप्य पातना यंत्र 30 पाते, तो 30 बार इस प्रकार से पातना यंत्र से करें। पिघलाकर तथा खरल में खरे रखे हुए शुद्ध पारद में मिलाकर तथा अच्छी तरह घोटकर ऊर्ध्वपातन यंत्र द्वारा ऊर्ध्वपातन करें।
इस प्रकार 30 बार ऊर्ध्वपातन करें। इसके बाद पातना यंत्र में स्थित मृत पारद को अच्छी तरह निकाल ले और उस मृत पारद के समान भाग राजावर्तक भस्म मिला दे। भूपालावर्त भस्मकम। तो मैं मानता हूं कि राजावर्त भस्म बनाना पहले आवश्यक, इस प्रकार वो काफी जगह है आ रहा है और मंगेश तो सुन रहा है, तो देखो राजावर्त भस्म बनाना ये कैसे कर सकते हैं। और पारद के अष्टमांश मात्र त्रपु वंग भस्म मिलाकर अच्छी तरह घोटकर नीम के पत्तों के रस के साथ 30 बार भावित करें। इसके बाद सूखा करता हुआ महीन चूर्ण बनाकर उत्तम कांच की शीशी में भर ले। इस संजीवनी रस की एक बलवल की मात्रा 180 मिलीग्राम या 360 मिलीग्राम हल्दी चूर्ण तथा गंधनाकुली का चूर्ण बनाकर मिलाकर मट्ठा के साथ पान करें। ततः संशोष संचूर्ण क्षिपेद वर करंड के। निशाकुली चूर्ण तो तक्र, हाँ तक्र है, तो मट्ठा इन्होंने भाषांतर किया है। यह मनुष्यों के सभी प्रकार के प्रमेहों को नष्ट करता है तथा अच्छी तरह भूख को बढ़ाता है। तो मेरे ख्याल में इसको प्रचलन में ला सकते हैं थोड़ा सा। हो सर, ओके, कि ये वैसे थोड़ा सिंपल है और बनाने में उतनी कठिनाई नहीं हुई। अथ मेहमर्दन शुद्ध शीर्षोद्भवं भस्म निर्व्यूढ़ं व्योम्नि सप्तधा ततो विचूर्ण तन्मध्ये कांतभस्मं समंक्षिपेत्। ठीक है, पढ़ लेते हैं। गोमूत्र शिलाधातु द्रवेण परिमर्दयत् शोषयित्वा विचूर्ण्याथ क्षिपेन्नागर करण्डके मेहमर्दन नामायं दिष्टो भालुकिना खलु गुंजाद्वयमितो देयो निम्मामलक संयुतः निहन्ति सकलान् मेहान् सर्वोपद्रव संयुतान् तद्रोगहरे द्रव्यैः सर्वरोग निबर्हणः रोगानुरूपं दातव्यं पथ्यमत्सर यथोचितम्। शुद्ध सीसा भस्म लेकर संभाग अभ्रक भस्म में मिला दे तथा दोनों को जल के साथ गोलक बना ले और पुट दे दे। इस प्रकार 7 पुट दे और बाद में निकाल कर तथा पीसकर उसमें संभाग कांतलोह भस्म छोड़ दे। इसके बाद गोमूत्र द्वारा शोधित शिलाजित के घोल के साथ अच्छी तरह मर्दन कर सुखा ले तथा चूर्ण बनाकर हाथी दांत के पात्र में या कान पात्र में भरकर रख दे। तो हस्तिदंत में रखना है। शोषवित विचूर्णार्थ क्षिपे नाग करंड के, तो हस्तिदंत की बनी कुपी हो उसमें रखे। भालू के आचार्य का बनाया हुआ है। इस रस को 2 गुंजा 240 मिलीग्राम की मात्रा में नीम की पत्ती का चूर्ण तथा आंवला का चूर्ण मिलाकर प्रयोग करें। यह सभी उपद्रवों से युक्त सभी प्रकार के प्रमेह रोग को नष्ट करता है तथा तत्त रोगनाशक द्रव्यों के साथ प्रयोग करने से सभी रोगों को दूर करता है। यहाँ पर रोगों के अनुसार उचित हितकर पथ्य का प्रयोग करें। तो सभी प्रकार के उपद्रव प्रमेह से उत्पन्न होने वाले इनमें ये बताया गया है। तो ग्रंथों में जो उपद्रव पाए जाते हैं वो खास करके प्रमेह पीड़िका, ये एक अहम इस प्रकार की है। और वैसे व्रण जो मधुमेही के साथ होते हैं उनमें भी ये शायद काम में ला सकेंगे। और अभी किडनी फेलियर में इसका प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये काफी अहम मुद्दा इस प्रकार का हो जाता है। तो उसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। वास्तव में ऐसा है कि ये प्रमेह के या डायबिटीज के जो उपद्रव कहे जाते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी वगैरह वगैरह इस प्रकार से,
उनमें उन रोगों पर काबू नहीं कर पाना और फिर उसके उपद्रव के रूप में काफी रोग बढ़ते रहना, ये बात होती है। अब डायबिटीज के लिए ऊपर नियंत्रण पाने के लिए सिर्फ ब्लड शुगर का विचार किया जाता है, और ब्लड शुगर अगर मेंटेन्ड है तो समझ लेते हैं कि डायबिटीज के ऊपर हमने काबू पा लिया है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। तो ब्लड शुगर पर कंट्रोल होने के जरिए केवल हाइपरग्लाइसेमिया, ज्यादा ब्लड शुगर होने से जो उपद्रव होते हैं वो टल सकते हैं, लेकिन मूल डायबिटीज जो रोग है वो अंदर से बढ़ता ही रहता है, और फिर नेप्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, इस प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। अब रेटिनोपैथी और नेप्रोपैथी के लिए तो एलोपैथी में मैकेनिकल उपचार है कि लेजर करो या फिर डायलिसिस शुरू करो, किडनी ट्रांसप्लांट करो वगैरह वगैरह। हाँ, मूल रूप से उसके सुधारने की कोई आशंका नहीं है। अब इनका कहना है कि डायबिटीज अगर कंट्रोल हो, शुगर लेवल कंट्रोल हो, तो ये नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है व्यवहार में। शुगर वेल कंट्रोल्ड है, फिर भी नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी होती रहती है। तो इसका मतलब दो तरीके का हुआ। एक तो मूल डायबिटीज के ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं, केवल शुगर लेवल पर काबू पा रहे हैं। और जुवेनाइल डायबिटीज में तो वो भी नहीं होता कि शुगर पर भी काबू नहीं पाते हैं, और इंसुलिन बनता ही नहीं है शरीर में, तो ये काफी दिक्कत वाला मामला जुवेनाइल डायबिटीज जो है वो होता है। तो अभी के हालात में अगर हम मूल रोग के ऊपर नियंत्रण पाएंगे तो शायद बात हो सकती है कि जो उसके उपद्रव है वो नहीं होंगे, चाहे रेटिनोपैथी हो, नेफ्रोपैथी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार के। अब हमारे हिसाब में वो प्रमेय होना जरूरी है। वो अगर प्रमेय ही है नहीं तो मूल रोग जो होगा उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। एक नाम अभी याद नहीं आ रहा, जाहिल वैद्य शायद, उन्होंने एक मरीज को लवण भास्कर चूर्ण दिया था और उसकी शुगर लेवल ठीक हो गई। तो कोलटकर सर ने कहा कि आपने लवण भास्कर का प्रयोग क्यों किया? तो उन्होंने बोला उसका निदान अजीर्ण था और मैंने अजीर्ण की चिकित्सा की। मुझे मालूम नहीं शुगर लेवल क्या होती है और उसमें राहत आएगी नहीं आएगी वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये भी बात है कि हमारा निदान अगर कुछ अलग ही होगा, और शुगर ये केवल एक नैमित्तिक वहां पे लक्षण है, और उस मूल रोग की चिकित्सा हो गई तो उसके उपद्रव की भी चिकित्सा हो जाएगी इस प्रकार से। नहीं तो हमारा निदान अगर प्रमेह है और उसके लिए हम दवा दे रहे हैं और उससे शायद ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, फिर भी उसके जो उपद्रव है वो कंट्रोल में आ रहे हैं, तो एक अलग बात इस प्रकार की होती है। अभी एलोपैथी ने पूरे विश्व भर में पैथोलॉजिकल, सोनोलॉजिकल या बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस है, रेडियोलॉजिकल वगैरह वगैरह, उन्हीं को लक्षणों के रूप में व्यक्त किया है। और फार्मेसी की डेवलपमेंट उन लक्षण में उपशय जिस प्रकार से उस प्रकार से की गई है, तो शायद ये अभी उन्होंने तो क्या क्या मालूम नहीं। समान काल में ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सुबह शाम भी देते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। एक मेरा एक लेक्चर हुआ था पहले, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, इस प्रकार से। इसमें औषध की तो खुद के एक्शन है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी जिस काल में दिया जाता है, जिस मात्रा में दिया जाता है, जिस अनुपान के साथ दिया जाता है, जिस परहेज के साथ दिया जाता है, वो सभी भी कारीगर होते हैं उस कार्य, उस औषध की या उस चिकित्सा की कार्मुकता के लिए।
तो अगर आपका निदान स्पेसिफिक है कि समान वायु की दृष्टि है तो समान काल में औषध दो, अपान काल की दृष्टि है वायु की दृष्टि है तो अपान काल में औषध दे दो। हिंगाष्टक चूर्ण में प्रथम का वल्लभ भोज्या ये जो बात आती है कि पहला जो ग्रास होगा उसी के साथ देना है दवा, देनी है दवा है तो अपान काल में चली जाती है। तो उस प्रकार से या नरोन्नाव ग्रहम पिबेत, ये जो मृत मात्रा काठिन्य यहाँ मलम मुंचती ये ग्रहणी में बात कही गई है, तो उसको सलवण स्नेह देना है और वो समान काल में देना है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है जहां हमारा निदान स्पेसिफिक है वहां पे स्पेसिफिक काल का और उसके अनुसार अनुपान मात्रा वगैरह का प्रयोग करें। जहाँ स्पेसिफिक नहीं है वैसे अभी सुबह शाम दोपहर रात ये औषध सेवन काल भी बहुत सारे लोग प्रयोग में लाते हैं। सुबह के बारे में बात है ग्रंथों में कफोदर के गदे नंदम बलिनो रोग रोगिणो हो, तो अनन्नम इस प्रकार के सुबह में ये देना है। रात्रि काल का भी निर्देश है, लेकिन ये संध्या काल या फिर दोपहर का काल इसके बारे में तो कोई निर्देश ग्रंथों में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा व्यान काल के बारे में सोच सकते हैं कि व्यानन्ते प्रातराशस्य, तो सुबह का खाना खत्म होने के बाद व्यान काल में औषध देना है, देते हैं तो इसमें और आहार का पचन होने के बाद देना है, ये भी एक प्रचलन में है। और सायमाशेषु उत्तरे, और सायंकाल के भोजन के उपरांत उदान काल के लिए औषध दे दे, या फिर उसके पचन होने के बाद। तो उसके पचन के बारे में तो पता नहीं चलेगा क्योंकि हम खाना खा के फिर सो जाएंगे जब तक पचन हुआ है नहीं हुआ है। अगर खाना खाने के बाद 3-4 घंटों के बाद सोते हैं तो वो शायद उदान काल हो सकता है, लेकिन रात्रि का काल और उदान का काल इसमें क्या फर्क करे ये भी उसमें न बताएगी। तो व्यानेन्ते प्रातराशस्य का मतलब प्रातराश खत्म होते होते ही औषध सेवन करे, ये शायद बात ठीक रहती है। लेकिन सभी रुद्रोगियों में इस प्रकार से भोजनोत्तर दवा देनी है अगर हमारे हिसाब में व्यान की दृष्टि है, तो ये बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। तो हमारा निदान क्या है? सबसे अहम मुद्दा इसमें ऐसा है कि हमारा निदान अजीर्ण है, हमारा निदान प्रमेय है, हमारा निदान और कुछ है, इस प्रकार से। तो उसके अनुसार उस औषध का प्रयोग करना जरूरी इस प्रकार का होगा। और उससे उसके जो उपद्रव है, सतन्मूल मूल है वो उपद्रव सबने कहा, तन्मूलम व्याधि रूपम मूलम तन्मूलम यस्य, वो जिसका मूल है वो उस प्रकार का उपद्रव होता है। और जनरली मूल व्याधि शांत हो जाने पर उपद्रव भी शांत हो जाता है। तो शायद अगर हमारा निदान भी प्रमेय है तो ये काफी अच्छा है। वैसे थोड़ा बनाने में आसान भी है। एक हमारे पास नाकवश में अच्छा होना चाहिए मेहवर्धन रस, तो उसमें सीसा, अभ्रक और कांत भस्म और गोमूत्र शिला जतु और हस्ती दंत में रखना है, इस प्रकार से। तो ये भी भालुकी से बताया गया है। निम्मामल का संयुक्त ये भी देने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और सकलान मेहान सर्वोपद्रव संयुतान, सभी उपद्रवन से युक्त सकल मेह को नाश करता है। और तत्त रोग हर द्रव्य सर्वरोग निबर्हण, उन रोग हर द्रव्यों के साथ सभी रोगों का निबर्हण इस प्रकार का है। अवरोगानुरूप पथ्य देना है। तो ये काफी अच्छा है और मैं समझता हूँ इसको बना के रखे और प्रचलन में लाए मेय मर्दन रस, इस प्रकार से।
अभी डायबिटीज तो पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है और भारत डायबिटीज का हब है अभी। हाँ, सबसे ज्यादा मरीज भारत में होंगे, ऐसा प्रेडिक्शन है। अभी उसके ऊपर काबू पाने के लिए एक तो संक्षेपतक क्रियायोग और निदान परिवर्जन, इसके सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये एक महत्वपूर्ण कारण रहेगा। तो उसको दूर करना है, व्यायाम का महत्व होना चाहिए, खाने पीने में बदलाव आने चाहिए, खास करके 1 बरस पुराना ही अनाज, चावल, गेहूं प्रयोग में लाना चाहिए। ये एक अहम बंद है। नवम धान्यम अभिसंधि और वो सभी प्रमेयों को निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। और आशय सुकम सूक्ष्म सुकन दधीनी वगैरह जो बातें बताई गई है कारणों के रूप में, उनको तो टालना है। अब रही बात उसके उपद्रवों की, और केवल शुगर लेवल पर ध्यान नहीं रखना है, ये सबसे अहम मुद्दा है। शुगर लेवल को एक मापदंड मान सकते हैं, वो एक दे रखेंगे सामने कि ये भी देखना है इस प्रकार से। लेकिन सिर्फ उसी पे निर्भर रखना रहना, एलोपैथी जैसा करती है, वो बड़ी गलती इस प्रकार की होगी। तो जनरल वेलबींग आदमी का कैसा है ये देखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मेटफॉर्मिन से तकलीफ होती है, उपद्रव होते हैं इस प्रकार से। लेकिन मेटफॉर्मिन लेना अनिवार्य है, ऐसा समझकर मेटफॉर्मिन लेते रहते हैं। तो उनसे हम कैसे बचे, और लोगों में मानसिक परिवर्तन किस प्रकार से लाए कि केवल शुगर को नहीं देखना है, बाकी चीजें भी देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है ये देखो, इस प्रकार से। और उपद्रवों को अगर हम जीत सकते हैं तो ये बड़ी सफलता इस प्रकार की होगी। अभी किडनी फेलियर जैसे उपद्रव को बहुत ही महत्व है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित है और बहुत सारे को उपाय ही नहीं करते, वैसे ही मर जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये बहुत दिन तक चलने वाली और बहुत खर्चे वाली इस प्रकार की ट्रीटमेंट है, और वास्तव में ट्रीटमेंट है ही नहीं, उसको एक मैकेनिकल डिवाइस कहा जाता है। लेकिन एलोपैथी ने उसको ट्रीटमेंट कह के सर पर चढ़ा रखा है। और वही ट्रीटमेंट है, ये इतना उसका इम्पैक्ट पूरे समाज पर कर दिया है कि दूसरे उसके अलावा और कोई उपचार ही नहीं है, ये बताते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये एक अच्छा मेहमर्दन रस, अच्छा रस है, और बाकी रोगों में भी प्रयोग में ला सकते हैं हम, और उपद्रवों को नाश करता है। तो शायद हमारा निदान प्रमेय है तो ये उपद्रवों के लिए भी अच्छा रहेगा। नागभस्म अच्छा होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात होगी। प्रमेय है रामबाण रसा, तर्पणा निहतं तारम स्वर्णम नागहतं तथा मृतसूतं तयोस्तुल्यं मर्दय दिवसत्रयम् आकुली मूलजैः क्वाथैः शोधयित्वा मुहुर्मुहुः ताप्यवैक्रान्त राडवर्त राडवर्त भस्म सर्वसमं क्षिपेत् विमर्द बलिना सर्वं षोडा तुषपुटैः पचेत् आकुली बीज बर्बूर क्वथितैर्भावयेत् त्रिधा तं रसं परिचूर्ण्याथ स्थापयेत् कूपिकोदरे मुडुचि सत्व संयुक्तो वल्यतुल्यो रसस्त्वयं निहन्ति सकलं मेहं मोहं ध्यातम् इवेश्वरः मोहन ध्यात इवेश्वरः वाणवद् बाणवद् रामचन्द्रस्य सज्जनस्येव भाषितं न याति चातु मेहि त्वं रामबाणो रसोत्तमः। तो फलश्रुति काफी अच्छी इस प्रकार की है।
प्रमेय में रामबाण भस्म वंग के साथ निर्मित रजत भस्म तथा नाग के साथ निर्मित स्वर्ण भस्म तम भाग तथा दोनों के बराबर पारद भस्म रस सिंदूर मिलाकर आकुली मूलगंधन आकुली के क्वाथ के साथ 3 दिन तक मर्दन करे और उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म वैक्रांत मध्ये हीरक तथा राजावर्तक भस्म इन तीनों को पूर्वोक्त रस के बराबर लेकर मिला दे। इसके बाद शुद्ध मनस गंधक चौथाई भाग मिलाकर तथा जल के साथ घोट कर गोलक बनावे और शराब संपुट में विधिवत बंद कर गजपुट की धान की भूसी के आग में फूंक दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर तथा शुद्ध गंधक के साथ घोट कर तथा गोलक बनाकर संपुट में बंद कर गजपुट में धान की भूसी के आग में फूंक दे। इस प्रकार 6 बार फूट दे। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर गंधन आकुली के बीच के क्वाथ तथा बबूल की पत्ती के क्वाथ से 3 बार भावित करे। इसके बाद सुखाकर तथा महीन पीसकर काचकुप में रखे। इस रस को एक वल्ल 180 या 360 मिलीग्राम की मात्रा में गुरुची का स्वत्व मिलाकर सेवन कराएं। यह रामबाण रस सभी प्रकार के प्रमेयों को नष्ट करता है, जैसे ईश्वर मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है और जैसे राम का बाण व्यर्थ नहीं होता तथा सज्जन का भाषण व्यर्थ नहीं होता, उसी प्रकार यह रस भी व्यर्थ नहीं होता। इस रामबाण बहुत बऱ्याच ठिकाणी आले आहे। इस रामबाण रस को सेवन करने से मनुष्य को कभी भी प्रमेह रोग से पीड़ित नहीं होता है। न जाति धातु मेहित्वम रामबाणो रसोत्तम। हाँ, ये भी अच्छा है, बनाने में उतना कठिन नहीं है और इसमें हीरक वगैरह भी है। स्वर्ण, रौप्य, हीरक और ताप्य वैक्रांत है वास्तव में। यहाँ पे वैक्रांत को हीरक क्यों कहा इन्होंने? तो ये रामबाण रस ऐसा है। मंगेश देखो, इसको अगर बना सकते हैं। न याति जातु मेहित्वम रामबाणो रसोत्तम। ये जो फलश्रुति है कि मेहित्व नहीं होता है इस प्रकार से सेवन करने से। अभी कुछ मरीजों में जो ये जुवेनाइल डायबिटीज जिनमें डिटेक्ट हुआ है, बच्चे जैसे कि उम्र में 4-5 साल से लेकर 13-14 साल वगैरह इस प्रकार के बच्चों में जब जुवेनाइल डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो कभी कभी उसकी गर्भावस्था में माँ को जो जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था, ये बात पता चलती है। अब जब जेस्टेशनल डायबिटीज है माँ को और उसके लिए उसकी कुछ दवा चल रही है, तो ये गर्भ में या बच्चे में जुवेनाइल डायबिटीज करेगा नहीं करेगा उसके बारे में कोई विचार नहीं है। अगर जुवेनाइल डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो फिर इंसुलिन शुरू कर देते हैं, इतना ही अभी होता है। तो शायद इस रस को जेस्टेशनल डायबिटीज में प्रयोग करें। इससे मेह नहीं होता है ये जो बात बताई गई है। तो सगर्भावस्था, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। जेस्टेशनल डायबिटीज तो ये एक बात हुई, और जिनके घराने में इस प्रकार की आनुवंशिकता है डायबिटीज की, पिता, चाचा, मामा, मौसी और माता, इन सभी में, या बुआ, इन सभी में अगर डायबिटीज चल रहा है इस प्रकार से, तो आने वाली पीढ़ी में डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा इस प्रकार की है। तो ये इनका तो कहना है रामबाण जैसा है, सज्जन भाषित जैसा है।
और ईश्वर जैसे मोह को दूर करता है, इस प्रकार से दूर करने वाला है। तो प्रमेह को दूर करने वाला है, तो प्रमेह नहीं होने देगा। और इसलिए जो आगे वाली पीढ़ी है जिनको अभी डायबिटीज डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसको डायबिटीज न हो इसके लिए ये रामबाण रस अच्छा इस प्रकार का कारीगर होगा। और अगर हम अगली पीढ़ी को इससे रोक सकते हैं तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार का होगा। यानी कि आदर्श में जिन्हें हो उन्हें आगे प्रमेह न हो ऐसा लेंगे क्या? हाँ, आदर्श में जिन्हें हो, आदर्श में क्या है? माता को प्रमेह अगर गर्भावस्था में, सगर्भावस्था में होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, तो शायद ये काम कर सकते हैं। अब जनरली ये 6-7वें महीने में डिटेक्ट होता है जो है ना ये जेस्टेशनल डायबिटीज। और अभी जीटीटी करते हैं ज्यादातर और फिर उसके आधार पर जेस्टेशनल डायबिटीज है या नहीं है ये तय कर लेते हैं। तो उस अवस्था में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे, मेरे पास ऐसे मरीज आए हैं और जो बॉर्डर लाइन पे है जिनमें ये शुरू नहीं किया है तो परहेज करने के लिए कहते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दूध लेना, तो दूध से भी डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है देसी गाय का दूध इस प्रकार से। और फिर वसंत कुसुमाकर जैसी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं जो इस प्रकार के डायबिटीज के लिए फायदेमंद होगा। और फिर जुवेनाइल डायबिटीसच्या रुग्णात आयुर्वेदोक्त प्रमेहाचीच लक्षणे असतात की त्या अन्य काही विशेष लक्षणे असतात? इन्सुलिन दिलेच नाही तर या रुग्णामध्ये काय काय घट्ट घडत जाते? अभी इतने बरसों के प्रैक्टिस के बाद मेरे पास जुवेनाइल डायबिटीज के मरीज आ रहे हैं। तब तक पहले तो जमाने में ऐसा था कि रेगुलर डायबिटीज के मरीज भी नहीं आते थे, क्योंकि एलोपैथी में शुगर कंट्रोल हो गई तो मानते थे कि बस हमने डिसीज पर काबू पा लिया है। अब जिनमें शुगर फ्लक्चुएट होती रहती है या फिर बढ़ती ही रहती है, ज्यादा ही रहती है, वो हमारे पास आते हैं। और जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में तो उनका संगठन काफी स्ट्रांग है और वो किसी दूसरे पैथी का उपाय करने ही नहीं देते। अभी फिलहाल ऐसे होने लगा है कि हमारे छात्र ही है, वैद्य ही है, उनमें उनके घरों में जुवेनाइल डायबिटीज हुआ है तो वो पूछने के लिए आते हैं कि क्या कर सकते हैं इस प्रकार के बारे में, क्योंकि एलोपैथी में तो जन्म भर इस प्रकार से इंसुलिन लेते रहना, ये बात बताई गई थी। एक अभी अजीब आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, बहुत साल पूर्व, करीबन 30-35 साल पूर्व। उनमें ऐसा कहा था, एलोपैथी का रिसर्च था एक्चुअली, कि वो मानकर चलते हैं कि ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक बार नष्ट हो गए, पैनक्रियास के जो सेल्स है तो वो रिजुविनेट नहीं होते हैं। और इसीलिए ये जो इस प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जुवेनाइल डायबिटीज, ये ठीक नहीं हो सकता। आपको केवल इंसुलिन बाहर से देते रहना है और उसी के आधार पर चलना है। लेकिन उन्होंने पाया, एलोपैथी में रिसर्च हुआ तो दक्षिण अफ्रीका के कुछ घरेलू उपचारों में या उनकी जो पारंपरिक पद्धति है उसमें वनस्पति औषधों का प्रयोग करते हुए ये सेल्स रीजनरेट हुए, जो जो लाइक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये बड़ी आशा की किरण है कि अगर इस प्रकार से सेल्स रिजुवेनेट होते हैं तो जुवेनाइल डायबिटीज पर हम विजय पा सकते हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था।
मैं उस समय में शायद सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में था, और संयोग से पढ़ा, हमारे पास घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया रेगुलर नहीं आता था इस प्रकार से, महाराष्ट्र टाइम्स आता था उस समय में शायद। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, और फिर मेरे मन में सोच आई कि अगर ये काम रसायन औषधों का है, रिजुविनेट करना इस प्रकार से, तो हमारी रसायन औषधों के जरिए ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फिर से निर्माण हो सकते हैं और फिर डायबिटीज के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। अब पूरी तरीके से खात्मा हो गया हो तो निर्माण होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग बात रही। लेकिन जैसे ही जुवेनाइल डायबिटीज डिटेक्ट हुआ तो सभी के सभी सेल्स तो मरे हैं ऐसा नहीं होगा, और जो है वो अभी मरने वाले हैं, उनको हम जीवन दान देंगे और उनके जरिए नए नए सेल्स अगर निर्माण होते रहेंगे तो भी हम इसके ऊपर काबू पा सकेंगे। तो अभी जरूरत है कि जुवेनाइल डायबिटीज डिटेक्ट होने पर एलोपैथी ले या नहीं ले, ये एक अलग बात है। जनरली कुछ सिम्टम्स होते हैं कि प्यास बहुत लगती है और बार बार मूत्र परिवर्तन होता है, जो हमारे हिसाब में भी डायबिटीज के लक्षण है, प्रमेह के लक्षण है। वो लक्षण दिखाई दिए गए और फिर इसके जरिए इन्वेस्टिगेशन हुए, जुवेनाइल डायबिटीज का पता चला। ये कुछ मरीजों में देखा जाता है। कुछ मरीजों में वो ड्राउजी हो जाते हैं, अचानक से तंद्रा होने लगती है, और एक कीटोसिस, एसिडोकीटोसिस इस प्रकार का लक्षण एलोपैथी में है। फिर इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो पता चलता है कि शुगर लेवल 500-600 ऊपर वगैरह इस प्रकार की है। और फिर तुरंत आईसीयू में दाखिल करके इंसुलिन शुरू करते हैं, और ये धीरे धीरे सुधरने लगते हैं, फिर आगे इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये प्रकार के मरीज ज्यादा है, पहले वाले कम है। तो पहले वाले में अत्ययिक अवस्था नहीं है, इसमें अत्ययिक अवस्था है और ये मौत भी हो सकती है उसमें। अभी अजीब कुछ बातें इस प्रकार के हैं। मेरे पास एक 6 महीने की लड़की थी, एसिडोसिस इस प्रकार का हुआ था, और एकदम पड़ी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी, रिएक्शन नहीं कर रही थी वगैरह वगैरह। तो मुझको दिखाने के लिए लेके आए, तो मैंने भी सुझाव दिया कि आप बेटर एडमिट कर दो, और एक क्रिटिकल है थोड़ा सा। तो उन्होंने बताया कि वो पहले पेडिट्रिशियन के पास भी जाके आए हैं और उन्होंने भी सलाह दी कि तुरंत एडमिट करो, आईसीयू में दाखिल करो। लेकिन ये अचानक हुआ था, तो ये अचानक क्यों हुआ? तो मैंने कहा तुमने क्या किया, तुम कहाँ गई थी? तो वो बोली मैं मेरे बहन के घर गई थी, और उसका घर ओंकारेश्वर पे है, और शाम को वो टहलने के लिए घाटी उतार कर, जहाँ पे ये सभी विधि होते हैं, दशक्रिया विधि, वहां पे घूमने के लिए गए थे, और तिनी सांस या शाम सूर्यास्त के तुरंत बाद इस प्रकार के गए थे, और फिर ये अचानक इस प्रकार की हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, तुम एडमिट तो कराओ क्योंकि अभी कंडीशन बहुत सीरियस है। और जो उनको करना है वो करने दो, लेकिन राम रक्षा कहकर उसका अंगारा, उसकी रक्षा उसको लगाना, और वो पाठ जाप चालू रखना, इस प्रकार से करो। तो वो तो बच गई, सुधर गई। और आगे नौबत नहीं आई इस प्रकार की। लेकिन आपल्याकडेही वंगभस्मासारखे औषधे प्रमेहात आलेली आहेत, वंग शुक्रावर काही काम करणारे आहे, या दृष्टीने जनरेशन होणे शक्य आहे। यही यही मुझे लगता है। इंसुलिन नहीं दिया तो काफी नौबत आ सकती है, मृत्यु की संभावना भी होती है। तो अभी मैं समझता हूँ कि उनको इंसुलिन लेना है तो वो करते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ में हमारी दवाइयाँ शुरू करेंगे। और इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना जो है वो तो केवल शुगर लेवल पे ही एडजस्ट करते हैं, और बहुत सारा इंसुलिन देने के बावजूद भी
इनकी शुगर लेवल 300, 350, 400 ऐसी ही रहती है। तो हमें उसके बारे में भयकंपित नहीं होना है, अरे बाप रे इतनी शुगर है, ये कम नहीं हो रही है। तो इंसुलिन का पूरा डोज देने के बाद भी शुगर ऐसी ही रहती है जुवेनाइल डायबिटीज। इसमें दूसरी एक बात है, एडल्सन्स जब शुरू हो जाता है, पौगंडावस्था शुरू होती है, तो हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और उस समय में इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं इस अवस्था में, और फिर उनके जरिए अगर कुछ हार्मोनल ऐसे होता है और कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट देनी है तो वो देते रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। तो हमें भी उस तरीके से सोचना है कि ये पौगंडावस्था या इस प्रकार की स्थिति हो हमारे हिसाब में, तो उसके बारे में कैसे सोचना है, विचारों में कैसे परिवर्तन लाना है, किस प्रकार की ट्रीटमेंट देनी है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी जुवेनाइल डायबिटीज का उतना अनुभव ही नहीं है। वैसे जो रेगुलर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट आईडीडीएम दूसरी वैरायटी जो है सेकंड, उसमें भी ज्यादा अनुभव हमारा नहीं है। अभी अभी लोग हमारे पास आ रहे हैं शुगर के लिए केवल इस प्रकार से। उनमें अगर लक्षण है तो प्रमेह की चिकित्सा करें, लक्षण नहीं है तो हमारे दृष्टि से निदान करके चिकित्सा करें, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और फिर उसमें उपद्रव होते हैं, इसलिए हमारे पास आते हैं। तो उपद्रवों को कैसे ट्रीट करना है, किडनी फेलियर को कैसे ट्रीट करना है, रेटिनोपैथी को कैसे ट्रीट करना है, ये हमारे लिए अभी अहम भूमिका है। मेरी जो किताब है चालत्या बोलत्या शुगर फैक्टरीज मराठी में है, उसमें मैंने इन पर ज्यादा जिक्र किया है कि किडनी फेलियर हो तो कैसे करेंगे, नेफ्रोपैथी हो या रेटिनोपैथी हो तो कैसे करेंगे वगैरह के बारे में। और समाज में इसके बारे में जानकारी हो कि इसके लिए आयुर्वेदीय चिकित्सा दी जा सकती है, केवल डायलिसिस या लेजर ट्रीटमेंट यही ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। तो उसमें लोगों की भलाई इस प्रकार की होगी। और एक तो हमारे हिसाब में रसायन औषधियों का प्रयोग इन सभी मरीजों में करना बहुत जरूरी है। ये रसायन चूर्ण जो है, चूर्णम चोदमश्रा मलकामृतानाम, एक काफी अच्छा इसके लिए है, सिंपल है और बहुत सस्ता है। वैसे अमल की और गोक्षुर दोनों प्रमेहग्न है, रुचि भी है। तो ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसका भली भांति प्रयोग करते रहेंगे रसायन चूर्ण का, तो ये सेल्स रीजनरेट होना। अभी ये टाइप 2 जो है डायबिटीज के, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। इंसुलिन तैयार होता है लेकिन कोई उसको प्रतिबंध कर रहा है और वो अन्न में मिक्स होने नहीं देता, और उसके जरिए ये शुगर बढ़ती है, ऐसा एलोपैथी का कहना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर हमारे दृष्टि से मार्गावरोध है तो मार्गावरोध दूर करने की कोशिश करें। ये आम या कफ से मार्गावरोध हो सकता है, और फिर आम पाचन हो गया, कफ कम हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये दुरुस्त हो जाएगा। एलोपैथी में भी इसके बारे में व्यायाम पर ज्यादा जिक्र किया जाता है। तो ये सभी बातें अगर हम करेंगे तो उम्मीद बनती है कि हम इसके ऊपर काबू पा सकेंगे। और जो एक पर्सपेक्टिव है इसकी तरफ देखने का, उसी को बदल देना ये बहुत जरूरी है। अभी पूरा समाज एलोपैथी जो कह रही है वही दोहरा रहा है। उनको ये बताना जरूरी है कि ये संतर्पण अपतर्पण का खेल है, और केवल अपतर्पण करने से भी नुकसान ही होता है। एलोपैथी की जो दवाएं हैं जो शुगर लेवल कम करती है, यानी कि हमारे हिसाब में कफ कम करती है, अपतर्पण जाति की दवाइयां हैं, खास करके मेटफॉर्मिन वगैरह जैसी दवाइयां।
तो जहां तक कफ कम हो वहां तक ही ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन वही निरंतर लेते रहने से ये काफी उपद्रव निर्माण हो जाते हैं। और उनके लिए कोई सोच ही नहीं है एलोपैथी में। ये उपद्रव निर्माण कैसे न हो इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। मैंने यहाँ डायबिटिक एसोसिएशन में प्रयास किए थे करीबन 32 वर्ष पूर्व। मार्गावरोध कहे या स्रोतरोध कहे, ऐसी द्विविधा दुविधा को कैसे दूर करें। स्रोतरोध और मार्गावरोध में फर्क नहीं है, वही है। हमारी शुरुआत होती है वो लाइफस्टाइल से शुरू होता है कि ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, यहाँ से आरंभ करके रात का खाना जल्दी लेना है, सुपाच्य होना चाहिए, लघु होना चाहिए, और सुबह पचन होकर मल प्रवर्तन होना जरूरी, इस प्रकार का है। तो धीरे धीरे सभी में बदलाव आएगा और क्लेश को कम से कम निर्माण होने दे। और आम के कारण स्रोतरोध है तो लंघन पाचन, यही चिकित्सा प्रधान इसमें होती है। कुछ मेदस्वी होते हैं, उनमें मेद को कम करना, शिलाजत्वादी औषधियों का प्रयोग करना, ये अहम इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अपतर्पण साध्य है या संतर्पण साध्य है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब होता है ऐसे कि अपतर्पण साध्य है तो भी अपतर्पण कब तक करना है, और खास करके चिंता जिसमें मेन कारण है, ज्यादा विचार ये जिनमें मेन कारण है, वहां पे अपतर्पण करने से फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। इंसुलिन या एंटी डायबिटिक ड्रग लेते हुए भी शुगर बढ़ती ही रहती है, क्योंकि शरीर का एक प्रयास रहता है कि उसको शुगर चाहिए, तो वो बाहर से नहीं मिलेगा तो वो बनाते रहती है। और लोग मूर्खता से शुगर बढ़ रही है, शुगर बढ़ रहा है, और अपतर्पण करना चाहिए, और अपतर्पण करना चाहिए, इस प्रकार से सोचते रहते हैं। रात्री उशिरा जेवल्याने क्लेद जास्त वाढतो का? हो सकता है। एक बात ऐसी है कि दिवा प्रबुद्धतेर्केण हृदय पुंडरीकवत न क्लेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः, ये बात बताई गई है। और रात्रि में ये सभी संकुचित हो जाते हैं, हृदय जो है वो संकुचित इस प्रकार का हो जाता है। और फिर हमारा पचन अगर हुआ नहीं है, अगर हम सायंकाल में सूर्यास्त से पूर्व भोजन करते हैं, मानो 6 साढ़े 6 बजे तक भोजन कर लिया, और रात को 9 साढ़े 9 10 बजे सोते हैं, तो उतना समय ये कोष्ठगत पचन जो है जठराग्नि द्वारा, उसके लिए काफी है। फिर धातुओं का जो पचन चलता रहेगा वो आगे चलता रहेगा इस प्रकार से। लेकिन अगर देरी से खाना खाते हैं और रात में 9 10 बजे खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं जल्दी इस प्रकार से, तो उस पचन के लिए अवकाश नहीं मिलता है, ये संकोच इस प्रकार के हो जाता है, और फिर क्लेद बढ़ सकता है। क्योंकि दिवा क्लेद नहीं बढ़ता ये बताया गया है, तो रात्रि में क्लेद बढ़ता है। तो सबसे अहम होगा कि हम रात्रि का खाना जल्दी खाएं और हल्का खाइए, और विचारों में परिवर्तन लाए, विचार कैसे कम हो, चिंता कैसे दूर हो, इसके बारे में सोचे। सकाळी लवकर जेवून ब्राह्ममुहूर्त उठूनही सकाळी प्राकृत मलप्रवृत्ती होत असल्यास कसा विचार करावा? पूरी लाइफस्टाइल की फिर देखनी पड़ेगी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जैसा ये है थोड़ा सा, और ये बहुत लोगों की बीमारी होती रहती है।
तो इसमें लंघन पाचन पर भी ज्यादा जिक्र करना है, और अगर स्नेह कम हो रहा हो तो ही स्नेह के बारे में सोचना है। जनरली रूक्ष प्रधान इस प्रकार के अगर है तो स्नेहन ये भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन उसका भी पचन होना जरूरी है, उसका पचन नहीं होगा तो उससे भी नुकसान इस प्रकार का होगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स है। पूरी जीवन शैली को देखते हुए, पूरी दिनचर्या को देखते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और तभी जाकर हम उसके बारे में सही सुझाव इस प्रकार के दे सकें। पोस्ट कोविड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इसको तो मैं अभी मानता हूं कि ये विषय का परिणाम है। तो बिलवादी गुटी या दूसरी विषारी इसका प्रयोग करते रहे, और उसका परिणाम जैसे शांत होगा वैसे ही डायबिटीज भी शांत हो जाता है। उसके साथ में अगर डायबिटीज की दवा देनी है तो दे दो, लेकिन बेसिकली ये दूसरी विषारी या बिलवादी गुटी ये प्रयोग करे, देने के लिए प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर है। और अभी काफी मरीज इस प्रकार से उभर आ रहे हैं जो कुछ अजीब ही लक्षण निर्माण हो रहे हैं, रोग निर्माण हो रहे हैं, और एकमात्र कारण ये वैक्सीनेशन इस प्रकार का है। फिलहाल मेरे पास एक मरीज आई थी, संधिवात जैसे लक्षण इस प्रकार के थे। एलोपैथी में फिर ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या, इसके बारे में काफी जिक्र किया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीआरपी काफी बढ़ा था। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए तो स्टेरॉइड दे देते हैं, हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो प्रूव नहीं हुआ, तो सिर्फ एनाल्जेसिक्स वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ उसको दे दी। लेकिन फिर भी मेथिल प्रेडनिसोलन ये दवा दे दी थी, अस्पताल में एडमिट थी तो मेथिल प्रेडनिसोलन दे दिया था, फिर भी उससे फायदा नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अभी वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या क्या हो रहा है उसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं है, कंपनियों को भी नहीं है, क्योंकि सभी को आपातकालीन परिस्थिति में मान्यता दी गई है, और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसी ने भी नहीं देखा है। और इसके पीछे वैक्सीनेशन लेने से ही पैंडेमिक कंट्रोल में आ जाएगा, ये औषध कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत विचार ही है। वास्तव में भारत में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई और उसके जरिए हमने पैंडेमिक कर काबू पा लिया। वैक्सीनेशन का रोल नहीं है वैसे उसमें। अति स्टेरॉइड वापराने बीएसएल वाढत असेल पोस्ट कोविड मध्ये, दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो काफी लोगों में स्टेरॉइड दी गई है, और इसके सेवन से ये डायबिटीज बढ़ रहा है, ये भी बात सही है। तो अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड है प्रैक्टिस करना, और केवल जो ग्रंथोक्त हेतु है उनके आधार पर हम आगे नहीं जा सकते, ये एक महत्वपूर्ण है। ये जो नए नए कारण उभर आ रहे हैं उनके बारे में सोचना जरूरी हो गया है। उनको दखलंदाजी करके या उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो बड़ी नौबत की बात होगी। ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि
शांति शांति विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनः